दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल में 2 मिनट ऐसे होते हैं जिनमें 60 नहीं बल्कि 61 सेकंड्स होते हैं। या फिर क्या ये जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि भूकंप आने के बाद ज़मीन के अंदर का पानी सोना बन जाता है। और दुनिया में ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिन्हें किसी भी देश में जाने पर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती और ना ही उन्हें इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना पड़ता है। इसके उलट वे जब भी किसी देश में जाते हैं तो उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है। जब आपकी कोहनी पर जोर से चोट लगती है तो आपको दर्द की जगह करंट का तेज झटका क्यों लगता है। ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति को जम्हाई लेते देखकर उसके आसपास के सभी लोग जम्हाई लेने लगते हैं। इन सभी फैक्ट्स को जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नंबर 10, दोस्तों, एक सामान्य इंसान के शरीर में जितनी शक्कर होती है उससे 10 कप चाय को मीठा किया जा सकता है। नंबर 9, दोस्तों, क्या आपको पता है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में किसी भी भाषा को ज्यादा आसानी से सीख जाती हैं और उस भाषा के ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्ड्स का यूज भी करने लगती हैं। नंबर 8, दुनिया में हर चीज कभी ना कभी डिकम्पोज जरूर होती है, मगर कांच के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या कांच डिकम्पोज होता होगा? जी हाँ दोस्तों, कांच भी डिकम्पोज होता है। कांच भी सड़ जाता है। कांच को डिकम्पोज होने में 4,500 साल का वक्त लगता है, जबकि प्लास्टिक को सड़ने में 450 साल का। नंबर 7, भूकंप को कुदरत का श्राप माना जाता है, मगर क्या आपको पता है कि भूकंप कुदरत का श्राप ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा करिश्मा भी है। ऐसा कहा जाता है कि भूकंप जमीन में मौजूद पानी को सोना बना देता है। आपको क्या लगता है कि ये बात सच है? सच तो है, मगर कुछ हद तक। जानते हैं इस बात की सच्चाई। दरअसल होता यह है कि पृथ्वी के अंदर हर तरीके के धातु मिलते हैं, जिसमें सोना भी एक है। ये सभी धातु अर्थ के अंदर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। अब जब भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान पृथ्वी की परतों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण ये धातुएं धीरे धीरे ऊपर आने लगती हैं। और जैसे जैसे ये लिक्विड फॉर्म की धातुएं ऊपर आती हैं तो ऊपर टेम्परेचर कम होने के कारण ये सॉलिड फॉर्म में चेंज होने लगती हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये धातु सिर्फ सोना ही हो, इसके साथ में कॉपर, जिंक, आयरन कुछ भी हो सकता है। वास्तव में भूकंप खुद सोना बनाने के लिए जिम्मेदार तो नहीं होता, मगर भूकंप में जो भूगर्भीय हरकत होती है उससे आसपास की दरारें खुल जाती हैं और उन्हीं दरारों में से होकर सोना और दूसरे धातु पहुंच जाते हैं। मतलब सीधा ये है कि भूकंप धरती में बस इतना करता है कि जो लिक्विड सोना लेकर जमीन से अलग हुए हैं उन्हें वह चारों तरफ स्प्रेड कर देता है। नंबर 6, हर साल में 2 मिनट ऐसे होते हैं जिनमें 60 की जगह 61 सेकंड्स होते हैं। हर 4 साल में एक साल लीप ईयर होता है, ये हम सभी जानते हैं। इस साल में फरवरी में 29 दिन और साल में 366 दिन होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि लीप ईयर की तरह लीप सेकंड भी होता है। इस मिनट में 61 सेकंड होते हैं। इसे हर साल 30 जून या फिर 31 दिसंबर को जोड़ा जाता है। ये फर्क क्यों होता है? दोस्तों, आजकल धरती के घूमने की गति काफी डिस्टर्ब हो रही है। 24 घंटे के अंदर धरती को अपने एक्सिस पर एक राउंड पूरा कर लेना होता है, मगर चंद्रमा के कारण अर्थ की ग्रेविटी अफेक्ट होती है, जिसके कारण धरती इंटरनेशनल ऑटोमेटिक टाइम यानी TAI की टाइमिंग के हिसाब से डिस्टर्ब हो जाती है। अब धरती सही घूम रही है या नहीं, इसका पता कैसे चलता है? हम और आप कभी भी ये नहीं जान सकते कि धरती किस वक्त और कैसे कम या ज्यादा घूम रही है। इसके लिए इंटरनेशनल ऑटोमेटिक टाइम के तहत सैकड़ों एटॉमिक घड़ियों के माध्यम से एटम्स के पल्सेशन से ये मापा जाता है। इस प्रक्रिया में सीजियम के एक सेकंड के 1000वें हिस्से की हलचल को भी मापा जा सकता है। इसी के अनुसार लीप सेकंड को जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 1972 में हुई थी। तब साल में 2 बार लीप सेकंड जोड़ा गया था। मतलब लगभग हर साल 30 जून और 31 जनवरी को समय 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। नंबर 5, अक्सर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जम्हाई ले रहा होता है तो जो भी उसे देख ले ये चीज तुरंत ट्रांसफर हो जाती है और दूसरा आदमी भी उबासी लेने लगता है। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, मगर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक साइंस है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर उबासी आती क्यों है। दरअसल उबासी का संबंध हमारे दिमाग से होता है। जब दिमाग ज्यादा कंसंट्रेशन या काम कर रहा होता है तो दिमाग हीट यानी कि गर्म हो जाता है और उसे ठंडा करने के लिए जम्हाई आती है। इससे शरीर का टेम्परेचर रेगुलर हो जाता है। यही वजह है कि सर्दियों में ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है और उबासियां भी ज्यादा आती हैं। अब लौटते हैं हमारे पुराने सवाल पर, यानी कि किसी दूसरे को देखकर हमें जम्हाई क्यों आने लगती है। दरअसल इसके पीछे एक फिनोमिनन काम करता है जिसे सोशल मिररिंग कहते हैं। जब किसी को जम्हाई लेते हुए हम देखते हैं तो हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और हमें नकल करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि किसी और को देखकर हमें भी उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं। नंबर 4, क्या आप ये बता सकते हैं कि इंसान के शरीर पर कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान के शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया की संख्या पूरी पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं की संख्या से भी कहीं ज्यादा होती है। हम इंसानों का शरीर हमारे लिए एक अजूबे से कम नहीं है। एक इंसान के शरीर पर कम से कम 10,000 प्रकार के वायरसेस और बैक्टीरिया पाए जाते हैं।
नंबर 3, एक बात बताइए, जब कभी आपकी कोहनी अचानक से कहीं टकराती है तो हमें करंट सा या झंझनाहट सी महसूस क्यों होती है, जबकि अन्य अंगों में तेज दर्द महसूस होता है? दरअसल कोहनी की जिस हड्डी से टकराते ही करंट महसूस होता है उसे आम बोलचाल की भाषा में फनी बोन कहा जाता है। वहीं मेडिकल साइंस की भाषा में इसे अल्नर नर्व कहते हैं। यह नर्व हमारी गर्दन, कॉलर बोन, कंधे और हाथों से होकर गुजरती हुई कलाई यानी रिस्ट तक जाती है। रिस्ट पर आकर ये नर्व 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जो रिंग फिंगर और छोटी उंगली पर समाप्त हो जाती है। इस नर्व का काम ब्रेन से मिलने वाले सिग्नल्स या फिर संदेशों को शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाने का होता है। शरीर के संपूर्ण तंत्रिका तंत्र की तरह अल्नर नर्व का भी ज्यादातर हिस्सा हड्डी, मज्जा और जोड़ों से सुरक्षित रहता है, लेकिन इस नर्व का कोहनी से गुजरने वाला हिस्सा केवल स्किन और फैट से ढका होता है। ऐसे में जैसे ही कोहनी किसी चीज से टकराती है तो सीधा इस नर्व पर झटका लगता है और हमें करंट जैसे सेंसेशंस फील होते हैं, यानी यह दबाव सीधा नर्व पर पड़ने के कारण तेज झंझनाहट या करंट या फिर दर्द का मिला जुला एहसास होता है। अब जब दर्द इतना तेज होता है तो फिर इसे फनी बोन क्यों कहा जाता है? इसके पीछे 2 कारण हैं। अल्नर नर्व हमारी बाह की हड्डी से होकर गुजरती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ह्यूमस कहते हैं। इसका अर्थ होता है मजेदार, इसी कारण इसे फनी बोन कहा जाता है। दूसरा कारण ये माना जाता है कि जब ये चोट लगती है तो हमें हंसी, गुस्सा, करंट जैसी फीलिंग्स एक साथ आती है। इस कारण से भी इसे फनी बोन का नाम दिया जाता है। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि हवाई जहाज में भी हॉर्न लगे होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि हवाई जहाज को कौन सा ट्रैफिक हटाने के लिए हॉर्न बजाना है। हवाई जहाज के हॉर्न का इस्तेमाल ना पंछियों को हटाने के लिए किया जाता है और ना ही किसी प्लेन को हटाने के लिए। इसका इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर्स और स्टाफ के साथ संपर्क करने के लिए किया जाता है। अगर फ्लाइट में उड़ान भरने से पहले कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो इमरजेंसी में प्लेन के अंदर बैठा पायलट या फिर इंजीनियर इस हॉर्न को बजाकर ग्राउंड इंजीनियर्स को अलर्ट का मैसेज भेजता है। फ्लाइट का हॉर्न उसके लैंडिंग गियर के कंपार्टमेंट में लगा होता है और इसका बटन प्लेन के कॉकपिट में होता है। इस बटन को दबाने पर फ्लाइट का अलर्ट सिस्टम चालू हो जाता है और इससे सायरन जैसी आवाज आने लगती है। हवाई जहाज में इसके अलावा और भी हॉर्न लगे होते हैं जो सिस्टम खराबी आने पर या फिर आग लगने पर अपने आप बजने लगते हैं और हर हॉर्न की आवाज अलग होती है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि फ्लाइट के किस हिस्से में खराबी आई है। नंबर 1, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में 3 ऐसे लोग हैं जो जब अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं होती, ना ही उन्हें एयरपोर्ट पर रोककर उनका पासपोर्ट देखा जाता है और ना ही उन्हें इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक जैसी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन खास लोग हैं, जबकि दुनिया के सभी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अपने पास रखना पड़ता है। दोस्तों ये 3 खास लोग हैं ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III, जापान के राजा और जापान की रानी। किंग चार्ल्स III के राजा बनने से पहले ये अधिकार क्वीन एलिजाबेथ के पास था। जैसे ही चार्ल्स ब्रिटेन के किंग बने तभी उनके सेक्रेटरी ने अपने देश के विदेश मंत्रालय के जरिए सभी देशों के पास ये दस्तावेजी संदेश भेजा कि अब ब्रिटेन के किंग चार्ल्स हैं, लिहाजा उन्हें कहीं भी पूरे सम्मान के साथ आने जाने की अनुमति दी जाए और इसमें कोई रोक टोक ना हो। साथ ही उनके प्रोटोकॉल का भी विशेष ख्याल रखा जाए। किंग चार्ल्स की पत्नी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरे देशों में जाने की स्थिति में उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अपने पास रखना होता है। वहीं जापान के सम्राट नारुहितो और उनकी पत्नी मसादो ओमादा जापान की साम्राज्ञी हैं। इन्हें भी पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं। जापान में ये व्यवस्था 1971 से शुरू हुई थी। जब जापान के सम्राट और साम्राज्ञी विदेश जाएंगे तो उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों ये थे वे 10 फैक्ट्स जो हमारे रेगुलर लाइफ से जुड़े हुए तो हैं, मगर इनका कारण हमें पता नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें।